बंगाल की जंग सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि वैचारिक वर्चस्व की निर्णायक लड़ाई है। आज आपको प्राइम टाइम की इस वीडियो में दोस्तों मैं हिमांशु जर्नलिस्ट आपको बताएंगे कि बंगाल की जो जंग है सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है बल्कि वैचारिक वर्चस्व की एक निर्णायक लड़ाई है। देखिए साथियों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार कोशिश कर रही है कि कैसे भी सरकार बन जाए। वहीं तृणमूल कांग्रेस कह रही है, सोच रही है कि कैसे न कैसे करके सत्ता बच जाए। देखिए भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार और सत्ता विरोधी लहर के मुद्दे पर टीएमसी को चुनौती दे रही है, लेकिन जो पूरा चुनाव है ममता बनर्जी मतलब दीदी बनाम मोदी फ्रेम में सिमट गया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एम फैक्टर हमेशा से हावी रहता है। आखिर ये एम फैक्टर है क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में, आप ये जानिए। देखिए पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव में आपको कह रहा हूं कि एम फैक्टर हावी रहता है, यानी चुनाव महिला, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मनी पावर, मसल पावर, ममता और मोदी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसीलिए हम इसको एम फैक्टर कह रहे हैं। देखिए साथियों, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर जो आम जनता है वो समझ नहीं पा रही कि हम किस एम की तरफ भागे। एम फॉर ममता, एम फॉर मोदी। देखिए 26 में चुनाव है, मतलब अप्रैल के महीने में चुनाव है, और जिस तरीके की अभी पश्चिम बंगाल के अंदर एक राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है उससे साफ है कि मुकाबला महज सत्ता परिवर्तन का नहीं है बल्कि यह लड़ाई राजनीतिक वर्चस्व और वैचारिक प्रभाव की प्रतिष्ठा का है। देखिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल कांग्रेस की कोशिश है कि चुनावी लड़ाई को फिर से दीदी बनाम मोदी के फ्रेम में सीमित कर दिया जाए, जबकि भाजपा राज्य में एक विश्वसनीय स्थानीय चेहरा और वैकल्पिक शासन मॉडल प्रस्तुत करने की चुनौती से जूझ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की अगर बात आती है तो शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से ही निकले हुए नेता हैं जो ममता बनर्जी के राइट हैंड है। तृणमूल कांग्रेस के नेता होने के कारण शुभेंदु अधिकारी पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ नेता हैं, नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी मैंने पार्टी का झंडा उठाया, पार्टी के विचारों को हमने आगे बढ़ाया, जब अब विचार सब तक फैल गए हैं, अब मौका है सत्ता में आने का, तो दूसरी पार्टी के लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष से लेकर संगठन में बड़ी बड़ी भूमिका दी जा रही है। देखिए दोस्तों, इसी पर जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्रीय नेता जैसे दिलीप घोष हो गए और नेता हैं सम्यक भट्टाचार्य हो, ये पार्टी के जो हाईकमान से नाराज हैं, क्योंकि पार्टी हाईकमान शुभेंदु अधिकारी को थोड़ा आगे की तरफ देखती है। तो लोग कह रहे हैं कि क्या पता शुभेंदु अधिकारी जब सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद, क्योंकि टीएमसी में उनके पुराने दोस्त हैं, वो उनको भी पार्टी में शामिल कराएं और शामिल कराने के बाद उनको मंत्री का पद दें, संगठन में पद दें, फिर क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में अंतर क्या होगा, वही लोग टीएमसी में, वही लोग भाजपा में, आखिर अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यह जो चेहरे का जो संघर्ष है ना, सिर्फ केवल व्यक्तियों का नहीं है, जो संघर्ष है व्यक्तियों का नहीं है बल्कि पिछला 1.5 दशक है बदले बंगाल की राजनीतिक चरित्र का भी है। पिछले आपको बता दें कि बीजेपी विपक्ष के इस मजबूत गढ़ का, आपको बता दें कि जो बीजेपी है विपक्ष के इस मजबूत गढ़ पर कब्जा कर रही है और 2029 का अपना रास्ता बिल्कुल बिल्कुल साफ करना चाहती है कि रास्ते में कोई पत्ती उत्ती ना मिले। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर विपक्षी गठबंधन की सबसे ताकतवर और कद्दावर नेता के रूप में खुद को भावी प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में स्थापित करना चाहती है। देखिए कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन को
ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही लड़ना चाहिए और इंडिया गठबंधन की नेता ममता बनर्जी को होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी के अगर बारे में बात करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि एक जुझारू नेता की है। उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली उन्हें उनके वोटरों में काफी लोकप्रिय बनाती है। बंगाल की राजनीति में एक बात कही जाती है, आप समझ रहे हैं इस बात को। देखिए साथियों, बंगाल की राजनीति में एक बात कही जाती है कि जो सड़क जीत लेता है वह चुनाव जीत लेता है। फिलहाल तो ममता सड़क पर आगे हैं और भाजपा के खिलाफ आक्रामक है। एसआईआर के खिलाफ वह सड़कों पर है, लेकिन भ्रष्टाचार और सुशासन को लेकर वह पूरी तरह से घिरी हुई है। ऊपर से 1.5 दशक की सत्ता विरोधी लहर भी है। आपको बता दें कि भाजपा ममता को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। उससे उम्मीद है कि इस बार ममता का किला ढाया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके वोट शेयर भी बढ़े। सीटें नहीं आई लोकसभा चुनाव में, लेकिन वोट शेयर बढ़े हैं। देखिए दोस्तों, 2021 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें टीएमसी और बीजेपी के बीच जो वोट शेयर का अंतर था वो महज करीब 10% का था। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसके दौरान वोट शेयर के बीच में जो अंतर है 10 से घटकर 7 पर रह गया, मतलब 6.9। और इसके बाद भाजपा को लगता है कि ममता के खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देना और मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उनके हक में है। मोदी का चेहरा, अमित शाह की रणनीति इस बार जरूर ममता बनर्जी को बंगाल से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। देखिए, बीजेपी ने बिहार चुनाव जीतने के बाद, जो बीजेपी अभी बिहार में चुनाव जीती, एनडीए की सरकार बनी है, उसके बाद बीजेपी ने बिहार से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और एक संदेश देना चाहती है कि हमारी नजर सिर्फ बिहार पे ही नहीं है, बी फॉर बंगाल पर भी है, बी फॉर बंगाल पर भी है। आपको बता दें कि यदि पिछले 3 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। कैसे, आप ये जानिए। देखिए, 2011 में वाम मोर्चे के 34 वर्ष पुराने शासन का अंत हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 184 सीटें जीतकर सत्ता संभाली। उस चुनाव में उसका वोट शेयर लगभग 39% था, जबकि तब भाजपा का प्रभाव नगण्य था, मतलब शून्य था। भाजपा बंगाल की तरफ देखती नहीं थी। उसका वोट प्रतिशत लगभग 4% के आसपास सिमटा हुआ था। 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पकड़ और मजबूत की, उसकी सीट भी बढ़ी और वोट शेयर भी बढ़ा। वो जहां 184-85 सीटें जीती थी, अब 211 सीटें जीती। वोट शेयर लगभग 45% तक पहुंच गया। भाजपा तब भी हंसिए पर थी, हालांकि वोट प्रतिशत 10% के आसपास पहुंचने लगा था। 3 सीटें जीती, लेकिन यह एक संभावित विस्तार की भूमिका लिख रहा था। 2021 का चुनाव निर्णायक रूप से द्विध्रुवी हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने 2013 सीटें जीतकर लगातार 2016 से भी बड़ी जीत तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की और उसका वोट शेयर और बढ़कर 48% तक पहुंच गया। लेकिन असली राजनीतिक परिवर्तन भाजपा की उभार में दिखा। भाजपा ने 77 सीटें जीत ली, उसका वोट शेयर लगभग 38% तक पहुंच गया। जो पहले 10% तक था, अब वो 38% तक पहुंच गया। वाम दल और कांग्रेस लगभग 0 पर सिमट गए। यह बदलाव बताता है कि बंगाल की राजनीति अब त्रिकोणीय नहीं बल्कि लगभग सीधे मुकाबले में बीजेपी वर्सेस टीएमसी में बदल गई है। देखिए दोस्तों, इन आंकड़ों के भीतर एक गहरी राजनीतिक कहानी छिपी है। तृणमूल ने ग्रामीण बंगाल, महिलाओं, मुसलमानों के बीच अपनी सामाजिक योजनाओं और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के सहारे मजबूत आधार तैयार किया है। बंगाल की बेटी की छवि ने 2021 में ममता बनर्जी को व्यक्तिगत स्तर पर भी बड़ा समर्थन दिलाया। दूसरी ओर भाजपा ने 2016 से 21 के बीच जिस तेजी से वोट शेयर बढ़ाया है, वह महज संगठन विस्तार का परिणाम नहीं था, बल्कि
हिंदुत्व की वैचारिक अपील, केंद्रीय नेतृत्व की आक्रामक चुनावी रणनीति और वामपंथ के क्षरण से पैदा हुए राजनीतिक शून्य का परिणाम था। देखिए, अब 2026 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव की पृष्ठभूमि अलग है। भाजपा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। क्या वह केवल केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे चुनाव लड़ेगी या राज्य में कोई ऐसा चेहरा उभारेगी जो स्थानीय स्तर पर भरोसे का विकल्प बन सके? 2021 में चुनाव प्रचार भले ही बड़े पैमाने पर मोदी के इर्द गिर्द केंद्रित रहा, लेकिन बंगाल के वोटर्स ने आखिरकार स्थानीय नेतृत्व को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस इस बार भी चुनावी विमर्श को दीदी बनाम मोदी तक सीमित रखना चाहती है। कोई क्षेत्रीय नेता मतलब बंगाल के किसी भी बीजेपी नेता को उभरने नहीं देना चाहती है, क्योंकि यह फ्रेम उसे सीधी टक्कर में भावनात्मक बढ़त देता है कि मोदी गुजरात के हैं, बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है, देखो बंगाल में दीदी है, अब तुम्हारी दीदी है, दीदी को वोट दो। यदि मुकाबला स्थानीय नेतृत्व बनाम स्थानीय नेतृत्व में बदलता है तो समीकरण भिन्न हो सकते हैं। भाजपा का एक बड़ा सपोर्टर बंगाल में खड़ा हो गया है, बस पार्टी को उसे भरोसा दिलाना होगा कि बंगाल में उसकी सरकार बनेगी और उनकी सुरक्षा की गारंटी होगी, फिर यह सपोर्टर वोट में तब्दील हो सकता है। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में एम फैक्टर हावी रहता है, यानी चुनाव महिला, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मनी पावर, मसल पावर, ममता और मोदी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसके समांतर मतदाता सूची पुनरीक्षण, सांस्कृतिक पहचान और सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी राजनीतिक विमर्श में जगह बना। इसके समांतर मतदाता सूची पुनरीक्षण, सांस्कृतिक पहचान और सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी राजनीतिक विमर्श में जगह बना रहे हैं। देखिए, तृणमूल इन मुद्दों को बंगाली अस्मिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि भाजपा इसे प्रशासनिक पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ती है। आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल सीटों पर तृणमूल की पकड़ 2021 में बेहद मजबूत रही थी। वहीं सामाजिक समीकरण 2026 में भी निर्णायक हो सकते हैं। भाजपा इन क्षेत्रों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह आसान नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल बंगाल का चुनाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह उस राजनीतिक मनोवैज्ञानिक का भी सवाल है जिसमें मतदाता यह तय करता है कि उसे स्थिरता चाहिए या परिवर्तन चाहिए। तृणमूल के लिए एक बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी की है, जो 15 साल सत्ता में रहने के बाद स्वाभाविक रूप से हर एक दलों के साथ होती है। भाजपा के लिए चुनौती सीधे विश्वसनीय विकल्प बनने की है। पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों बताते हैं कि भाजपा का विस्तार वास्तविक है, लेकिन सत्ता की दूरी अभी भी काफी है। उसे लगभग 10% अतिरिक्त वोट और दर्जनों सीटों का स्विंग चाहिए होगा। यह बिना मजबूत स्थानीय नेतृत्व और ठोस सामाजिक गठजोड़ के संभव नहीं है। देखिए साथियों, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करेगा कि राज्य की राजनीति व्यक्तित्व आधारित द्वंद्व में सिमटती है या विकास, प्रशासन और सामाजिक संतुलन जैसे ठोस मुद्दों पर आगे बढ़ती है। यदि बंगाल का चुनाव केवल ममता बनर्जी बनाम मोदी बनकर रह गया तो भावनात्मक ध्रुवीकरण हावी रहेगा। यदि यह शासन बनाम विकल्प के बहस में बदलेगा तो परिणाम बिल्कुल अलग दिशा ले सकते हैं। मतलब बंगाल के अंदर तब बीजेपी की वापसी हो सकती है अगर चुनाव एम वर्सेस एम मतलब ममता वर्सेस मोदी हुआ तो टीएमसी एक बार फिर बाजी मार जाएगी। दोस्तों, आप सबको ये विश्लेषण कैसा लगा? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो स्क्रीन पर ये पेटीएम और फोन पे के यूपीआई नंबर चल रहे हैं, आप इस पर सपोर्ट कर सकते हैं कुछ भेजकर, चाहे आप अपने स्वेच्छा से 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए जो भी भेजिए आप भेजिए, क्योंकि ये जो पेटीएम यूपीआई नंबर है ये राष्ट्र निर्माण के लिए, मतलब किसी गरीब की मदद के लिए, मंदिर बनने के लिए या राष्ट्र के कार्य के लिए इन पैसों का उपयोग किया जाएगा। नमस्कार।